आज का हमारा मौजू कमर, मोहरे, जोड़ों का दर्द है। ये आज की बीमारी नहीं, हजारों साल पुरानी बीमारी थी और पिछली सदियों में भी थी, उससे पिछली सदियों में भी थी, लेकिन इस सदी में इसका बहुत ज्यादा तूफान उठा है। ये बीमारी नहीं, तूफान है। और ऐसा तूफान, ऐसी बीमारी है कि आज तक शायद इससे बड़ी बीमारी दुनिया में ना होगी। कुछ गिनी चुनी बीमारियां हैं, कैंसर है और ज़हनी अमराज हैं, असाबी अमराज हैं, टेंशन, एंजाइटी है, और उनमें यह बीमारी भी उन बड़ी बीमारियों में है जिस बीमारी को बहुत कम आज तक को कोई कंट्रोल कर सका और बहुत कम आज तक इसका कोई इलाज कर सका। बहुत खतरनाक बीमारी, इंसान को माजूर, मजबूर और एक घर पे बोझ, मुआशरे पे बोझ और जिंदगी पे बोझ होता है। ये ऐसी बीमारी है कि जिसमें इंसान महसूस करता है कि उसकी जिंदगी पे बोझ है और खुद अपनी जिंदगी पे बोझ है। इस बीमारी की इब्तिदा कहां से होती है और इंतहा क्या होती है? तो इसकी इब्तिदा सबसे पहले हमारा बिछौना है। मुझे उस दिन एक दाना आदमी ने अजीब बात कही, कहने लगे कि एक मैयत अगर घर में है तो उसके लिए अब चारपाई नहीं होती। घर में तो चारपाई चली गई, चारपाई की जगह बेड आ गए। उस मैयत को उठाने के लिए चारपाई नहीं होती, फिर किसी गरीब के घर से या सर्वेंट क्वार्टर से वो चारपाई उठा के लाते हैं और उसमें मैयत को रखते हैं। बड़ी अनोखी बात होती है। जब से हमारी जिंदगी में चारपाई गई है और नीचे सोना गया है, उस दिन से हम मासूर हो गए हैं। और फिर चारपाई तो वैसे गई और नीचे सोना भी गया, और अगला काम जो शुरू हुआ वो ये शुरू हुआ, बेड और मैट्रेस। बेड भी कोई हर्ज नहीं, उसके अंदर भी तख्ता होता है और अगर उस पर कुछ नरम चीज बिछा दी जाए और सो जाए तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन फोम और ये मैट्रेस जो है उसने तो हमारी जिंदगी को निचोड़ लिया है। कहीं पानी पड़ा हो, आप फोम का टुकड़ा उठा के रखते हैं, वो पानी को निचोड़ लेता है। फोम के टुकड़े से वो पानी को निचोड़ लेता है। जब इंसान सोता है तो उसके जिस्म को फोम ऐसे निचोड़ता है। उसके जिस्म, उसके खून, उसके गोश्त, उसकी जिल्द, उससे जिस्म को निचोड़ता है और हमें महसूस नहीं होता। जब चारपाई वाली नींद, चारपाई का उठना बैठना, या हम घर में चारपाई नहीं भी रख सकते लेकिन फोम से निजात हासिल करें, फोम से। और फोम हमारी जिंदगी में आखिरी एक जहर है जिसका शायद मदावा ना हो, और ये निजाम बढ़ता चला जा रहा है। फोम का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फोम का इस्तेमाल और तेजी से बढ़ रहा है, और ये बीमारी भी तेजी से बढ़ रही है। बाज गाड़ियों की गद्दियां, सीटें, मोटरसाइकिल की बाज ऐसी सीटें जो मोहरों और कमर के दर्द और डिस्क के मसाइल का जरिया बनती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी जिंदगी को मुतासर कर रही हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं हम सबसे पहले उन असबाब पे गौर करें। हम भी कैसे नादान हैं, कोई चीज हो दर्द की गोली खाना शुरू कर देते हैं, बाम लगाना शुरू कर देते हैं, हकीमों की पूड़ी खाना शुरू कर देते हैं। क्यों? असल सबब पे नजर रखें कि इस मर्ज का सबब क्या है, बुनियादी वो कांटा क्या है जिसने हमारी चलती सवारी और गाड़ी को रोक दिया। अच्छा, गाड़ी के बारे में हम बहुत समझदार हैं। अगर उसमें कील चुभ गया टायर में तो टायर में से वो कील निकलवाते हैं और फिर कील निकालने के बाद फिर गाड़ी को रवा दवा करते हैं। हमारी जिंदगी में वो कील चुभा हुआ है और हम गोलियां खाए जा रहे हैं। क्यों गोलियां खा रहे हैं? फिर उसके बाद और बीमारियां, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी बीमारी बढ़ती चली गई। मेरा मशवरा यही है कि हम केस को पहले, सबसे पहले उसको गौर करें कि मर्ज थी कहां और है कहां, और मर्ज की बुनियादी वजह क्या है। जब आप मर्ज की बुनियादी वजह को देखेंगे और चेक करेंगे तो फिर मर्ज की बुनियादी वजह पे आपकी नजर होगी, फिर एक एहसास होगा कि असल केस ये है, असल मर्ज ये है, फिर आपको एहसास होगा। तो मेरा मशवरा है सबसे पहले, एक तो अपनी सीट पे नजर रखें जो आप बैठते हैं। अक्सर बंदा यूं बैठता है, अगर यूं बैठे कुछ अरसे के लिए, दिन के चंद लम्हात के लिए, देखे मैं बैठा हूं, मेरा सीना निकला हुआ है, और जिसको मैं अब दूसरे लफ्जों में कहूं कि सर उठा के चले, एक सर झुका के चले, एक सर उठा के चले। चलने की बात नहीं कर रहा, मैं बैठने की बात कर रहा हूं। हमारा बैठने का अंदाज, वो हमारी कमर, वो हमारे जोड़, वो हमारे मोहरे, और फिर उसके बाद फिर लफ्ज आता है जी L4, L5, L6 फला मोहरा हमारा मुतासिर है। एक मैं नुक्ते की बात बताऊं, कीमती मोती है। अक्सर बच्चों को ऐनक स्कूल में लगती है, वहां रोशनी का 100% इंतजाम नहीं होता। जब रोशनी का इंतजाम नहीं होता और बच्चों को स्कूल में 8 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे उनको अपनी किताब पे नजर रखनी होती है और बारीक लिखा हुआ होता है और उसको गौर से मेहनत करनी पड़ती है, वहीं ऐनक लगती है। अक्सर स्कूल में ऐनक लगती है। इसी तरह हमारी बैठने की, हमारी जिंदगी की नशिस्त बर्खास्त, उठना बैठना, वो हमारी जिंदगी में बहुत असर डालता है। और फिर सोना, कितने घंटे हम सोते रहते हैं,
اور کتنے گھنٹے ایسی نشست پہ یا ایسے جو ہے بستر پہ سوتے ہیں جو ہمارے جسم کو نچوڑتا رہتا ہے اور ہمارے جسم کو کھینچتا رہتا ہے اور ہمارا جسم چڑھتا رہتا ہے. اس پہ آج تک نظر ہی نہیں. ہم سے پہلے بوڑھوں کو کیوں نہیں یہ تکلیفیں ہوتی تھی, اور پھر ہم سے پہلے خواتین بچے بھی زیادہ ہوتے تھے اور ان کے ہاں یہ تکلیف نہیں ہوتی تھی. آج کی خاتون تو ایک بچے کے بعد پیٹ کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے. وہ پرانی روایتی چیزیں استعمال کی جاتی تھی اور وہ پرانی روایتی نظام استعمال کیا جاتا تھا, اور اس پرانی روایتی چیزوں کی وجہ سے وہ کمر, وہ مہرے, وہ اعصاب اور وہ جوڑ سلامت ہوتے تھے, سلامت ہوتے تھے. پھر گھٹنے نئے نہیں پڑتے تھے, سلامت ہوتے تھے. تو میری درخواست ہے, میرا مشورہ ہے, سب سے پہلے ہم اپنے اٹھنے بیٹھنے کی نشست کو بے توجہ کریں. اب دیکھیے میں سیدھا بیٹھا ہوں, مجھے سانس بالکل سہولت سے آنا شروع ہو گیا ہے, میرے پھیپھڑوں کو گنجائش ملی ہے, جگہ ملی ہے. اب میں یوں بیٹھا ہوں, میرے پھیپھڑے دبے ہوئے ہیں, میرے موہرے جھکے ہوئے ہیں, کمر کی ریڑھ کی ہڈی جھکی ہوئی ہے. میں یوں بیٹھا ہوں, سیدھا بیٹھنے کا انداز. اور ایک ورزش ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس سلسلے میں. اس کا ایک قصہ ہے, پشاور کے قصہ خانی بازار ہے. قصہ خانی بازار پشاور کا ایک مشہور بازار ہے, بہت بڑا بازار ہے, بہت پرانا, صدیوں پرانا. بڑے بڑے لوگ وہاں بیٹھ کے پرانے لوگ قصے سنایا کرتے تھے, تو ٹولیاں بیٹھتی تھی. تو اس لیے پہلے یعنی ریفریشمنٹ اور وقت گزاری کا انداز یہی ہوتا تھا. قصہ گو لوگ ہوتے تھے پرانے, تو وہ وہاں بیٹھتے تھے. تو پشاور کی قصہ خانی بازار کی تیسری منزل پہ ایک تجاری پڑی تھی سونار کی, بہت بھاری, بہت پرانے وقتوں کی وہ عمارت بنی ہوئی تھی. اب اس کو توڑ کے انہوں نے نیا پلازا بنانا تھا. اب وہ پتہ نہیں انہوں نے اوپر کیسے رکھی ہوگی. اب پریشان کے سیڑھیاں بڑی تنگ ہیں, اس کو اتارنا کیسے ہے. 10 آدمیوں نے کوشش کر لی, اس کو ہلا ہی نہ سکے. آخر ایک صاحب کھڑے تھے, وہ کہتے تھے یہ کام ہو جائے گا. کیسے ہوگا؟ کہا کہ آپ چرسی کو بلا لیں. اس کا نام کیا تھا کوئی خبر نہیں, بس اس کو لوگ چرسی کہتے تھے. آپ چرسی کو بلا لیں, وہ کام کر دے گا. یہ 1960-70 کے درمیان کا واقعہ ہے. اس دور میں اس نے کہا کہ میں 250 روپے لوں گا, 300 روپے لوں گا اور یہ کام کر دوں گا. بڑی رقم تھی, وہ مجبور تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. نیچے گاڑی کھڑی تھی, اس میں رکھنی تھی. وہ گیا, اس نے اکیلے نے اس کو اٹھایا, کمر پہ رکھا اور نیچے گاڑی میں رکھ کے کہتے پیسے دے دو. سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. کیا ہے, اس کی کمر, اس کے مہرے, اس کے جوڑ, اور ایسے بالکل کمزور سا آدمی ہے اور اتنی بھاری, اور یہ نظام اٹھایا. اور وہ تو پتھر تھا, پتھر کی بہت بڑی چٹان تھی, اور اٹھا کے نیچے رکھ دی. ایک صاحب تھے جن کے مزاج میں تحقیق اور ارک ریزی کا مزاج تھا. وہ ان کے پیچھے چلے, جاتے جاتے کہنے لگے کہ یہ راز بتا دے کیا ہے. یہ ایک الگ واقعہ ہے, اس نے کتنی محنت کی, پھر آنا جانا رکھا, کتنا تعلق بنایا, پھر کتنا اس کو پیسہ مال چیزیں دیں, کیا. آخرکار یہ پتا چلا کہ میرے پاس ایک راز ہے, وہ ہے سانس کا راز. مشرق کی طرف منہ کر کے اپنے سینے کو پھیلانا ہے, یعنی گردن کو اٹھانی ہے, لیکن جسم کو ڈھیلا چھوڑنا ہے, جسم کھچا ہوا نہ ہو, تنا ہوا نہ ہو, ایسے کر کے. اور آپ نے ناک سے سانس لینی ہے. یہ ناک سے سانس لیا, منہ میں بھرے, نہار منہ, خالی پیٹ, بھرے ہوئے پیٹ کبھی نہیں ہوگا. اور اس کو رکھیں اپنے سینے میں, ہلکا ہلکا کھینچنا ہے. یہ نقطہ ذہن نشین رہے, ہلکا ہلکا کھینچنا ہے. جب آپ دیکھیں کہ آپ کا سینہ بھر گیا, اس کو اپنے پھیپھڑوں میں محفوظ رکھیں. وہ صبح کی آکسیجن, وہ صبح کی ہوا, اور جس میں آلودگی, جس میں چیزیں نہیں, وہ صبح کی الگ صبح. اور اس کے بعد جب آپ دیکھیں کہ آپ کا سینہ بھر گیا, آپ آہستہ آہستہ اس کو چھوڑیں منہ سے, آہستہ آہستہ. یہ عمل صرف 13 بار کرنا ہے بس. وہ شخص جس کو چرسی کہہ رہے تھے, نہ معلوم اس کا کیا نام تھا, بس وہ کہنے لگا کہ یہ میرا عمل ہے, اور میں نے زندگی میں یہ عمل کیا ہے, اور اس عمل سے میں نے نفع پایا ہے, اور اس عمل سے میں نے فائدہ پایا ہے, اور میں نے اس کی مشق کی ہے سالہ سال. آج میرے جسم میں جان ہے, طاقت ہے, میری ہڈیوں میں, میری پٹھوں میں, میرے اعصاب میں قوت ہے, اور یہ وزن میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میں اس سے بڑے وزن اٹھا چکا ہوں. میں ایک صاحب کے پاس گیا تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کا ایک میں نے رسالے میں یہ مضمون پڑھا تھا 13 دفعہ سانس والا, اور میں نے کرنا شروع کیا. میرا وضو نہیں ٹھہرتا تھا اور بہت زیادہ مجھے تکلیف ہوتی تھی. اب عالم یہ ہے کہ فجر کے وضو سے مغرب پڑھ لیتا ہوں, میرا معدہ ٹھیک ہو گیا, میرے پٹھے ٹھیک ہو گئے, میرے اعصاب ٹھیک ہو گئے, میرا جسم ٹھیک ہو گیا. زندگی کی کون سی راہیں ایسی ہیں جو ہم بھولے ہیں, اور کن راہوں کو فراموش کیا ہے, اور ان راہوں کے فراموش ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی میں تکلیفیں, مسائل, مشکلات, پریشانیاں آئی ہیں. ہمارا ایک سفر تھا بخارا سمت کا, تاشکند کا سفر. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے بیلٹیں باندھی ہوئی اور ویل چیئر کا انتظام اور سارا نظام, اور وہ ہل نہیں سکتے تھے. میں نے ان سے کہا سفر میں چلیں. کہنے کیسے میں چل سکوں گا, وہاں تو سارا ہے ہی چلنا, وہاں تو سارا ہی چلنا ہے. یقین جانیے ان کو خیر یہی ملی کہ انہوں نے بات مان لی.
वरना वो जिस अंदाज से इस बीमारी में गए थे तो उसका वाहिद हल पे तीसरी शादी नहीं थी और उसका जज्बा भी नहीं था और दो ही ना भुगता सकता वो बंदा। आज वो बंदा मुझसे पूछता मैं तीसरी शादी कर लूं, हाँ, और वो ठीक ठाक है, बंदा बिल्कुल सेहतमंद है। अपनी जिंदगी में सबसे पहले हमें जिस चीज पे नजर रखनी है वो अपने ओढ़ने बिछोने पे नजर रखनी है, अपने बैठने पे नजर रखनी है। हमारा तर्ज अंदाज बैठने का क्या है, तर्ज और अंदाज बैठने का क्या है, हमारे सोने में हमारी कमर के नीचे क्या है। घंटों हम सोएंगे और फिर अगला जुल्म जो होता है वो है रिवॉल्विंग चेयर, घूमने वाली कुर्सी, और उसके अंदर आखिरी दर्जे के फोम और दुनिया की आखिरी मटेरियल लगा होता है जो आग बनाता है। रिवॉल्विंग चेयर से बहुत ज्यादा कमर, जोड़ों और पट्टों के मसाइल, हद से ज्यादा रिवॉल्विंग चेयर से, और वैसे मसाइल होते हैं जो इंसान समझता ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि अपनी गाड़ी पे अगर कील लगता है, गाड़ी रास्ते में खड़ी होती है, तो उसको जब तक कि कील नहीं निकलता हम समझते हैं कि हमारा टायर में अगर अंदर ट्यूब है तो वो कील उसको फिर मुतासर करेगा, फिर अगली ट्यूब डाली तो हम पहले कील निकालते हैं। गाड़ी के लिए तो हमारा अंदाज ये है कि असल वजह को खत्म करते हैं जो बीमारी की असल वजह है। और अपने जिस्म के लिए हमारा अंदाज क्या है? हमारे जिस्म के लिए अंदाज ये है कि असल वजह पे नजर नहीं रखते, बस ये नजर रखते हैं कि हम किस तरह इस दर्द को खत्म कर पाए, और वक्त ही खत्म हो जाता है। लेकिन अंदर अंदर वो सोजिश, वो वरम, वो तकलीफ, वो दर्द अंदर अंदर फैलता रहता है, खत्म नहीं होता, बढ़ता रहता है, और बिल्कुल बढ़ता रहता है, 100% बढ़ता रहता है, 100% बढ़ता रहता है। एक चीज और है, कभी भी एक, मैं आपको दाना की बात बता रहा हूं, उन्होंने कहा 50 साल से पहले अपनी जिंदगी को सहारों से बचाओ और 50 साल के बाद सहारा जरूर लो। आप बैतुल खला टॉयलेट में बैठे हैं तो 50 साल से पहले सहारे का मिजाज न बनाओ। नमाज के लिए उठना, अगर जमीन पे सो रहे हैं तो वहां से उठना, यानी नीचे से उठने के लिए सहारों का मिजाज न बनाओ, वरना जिस्म सहारों में ढल जाएगा। ये जिस्म ऐसा है, इसको जहां ढालो वहीं ढल जाता है। नींद बढ़ाते जाओ बढ़ती जाएगी, कम करते जाओ कम होती जाएगी, ग़िज़ा बढ़ाते जाओ तो आखिरी दर्जे में ग़िज़ा बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और उसको कम करते जाओ तो कम होती जाएगी। इसी तरह हमारी तबीयत में 50 साल से पहले सहारा ना लें और 50 साल के बाद सहारा लाजिम लें। एकदम ना उठें, कभी भी 50 साल से पहले आप सीधे एकदम ना हो, करवट के बल उठें और एहतियात से उठें। अक्सर झटका यही लगता है और एहसास नहीं होता, लेकिन वो झटका लग चुका होता है। अपनी कमर, अपने मोहरे, अपने जोड़, और खासतौर पर अगर आपकी मजबूरी सीढ़ियां हैं, क्योंकि जोड़ों को जो चीज खा जाती है वो सीढ़ियां खाती हैं सबसे पहले नंबर पे, दूसरी बाहर की मसनूई ग़िज़ाएं खाती हैं, और तीसरा जो जोड़ों को जो चीज खाती है वो उसकी वर्जिश ना होना है। और यकीन जानिए, मुझे एक बहुत बड़े आदमी की बात याद है। हैदराबाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर नवाज साहब थे, मरहूम प्रिंसिपल थे मेडिकल कॉलेज के। उनकी बात मुझे याद है 89 की, 89 की, और उसके बाद मेरा उस पर तजर्बा है। कहने लगे जो बंदा रुकू और सजदा सही करता है, ना कभी कमर का दर्द, ना कभी मोहरों का दर्द, ना कभी जोड़ों का दर्द, उसको हो ही नहीं सकता। अगर है तो ठीक हो जाएगा। रुकू और सजदा सही करता है, माजूरी है, मजबूरी है और बात है, लेकिन सेहतमंद इंसान है और रुकू और सजदा सही नहीं करता। अच्छा, इस बात को मैंने एक साहब को कहा, मैंने कहा रुकू और सजदे की साइंस निकालो। एक जवान था, मैंने कहा नेट पे घूमो, नेट की दुनिया में इसकी रिसर्च निकाल के लो। मैंने समझा शायद कुछ दिन लगेंगे, कहां दिन लगे, वो निकाल के बहुत बड़ा पिलंदा उसने मेरे सामने रख दिया कि पूरी दुनिया की साइंस रुकू और सजदे पे इतनी रिसर्च कर चुकी है। वो कहते हैं कि चेहरे को हसीन बनाना है तो सजदे लंबे करो, नजर को तेज करना है तो सजदे लंबे करो, याददाश्त को मजबूत करना है तो सजदे लंबे करो, और आप जिंदगी भर चाहते हैं कि आपकी याददाश्त कभी मुतासिर ना हो तो सजदे लंबे करो, और अगर आप चाहते हैं आप अक्लमंद हो, ज़हीन हो, तो सजदे लंबे करें। और वो सजदा करें जो सजदे में नाक माथा सही हो और हाथ सही हो, और सजदे में दरमियान में गुंजाइश कितनी हो, वो है सजदा जिसमें कमर का जाविया क्या होता है और घुटनों का जाविया क्या होता है और हाथों को कैसे फैलाया जाता है। इसी तरह सजदा मोहरों का इलाज, जोड़ों का इलाज, चाल का इलाज, पट्ठों का इलाज, आसाब का इलाज, और रुकू, ये रुकू, ये इनका इलाज है। रुकू जितना मजबूत रुकू होगा, सेहतमंद रुकू होगा, सही रुकू, आपको इल्म नहीं तो सही रुकू सीखें कि सही रुकू किसे कहते हैं। वो सही रुकू, वो दुरुस्त रुकू आपकी कमर और मोहरों का खुद इलाज है, और फिर कमर और मोहरों को मुतासिर होने से बचाता है। वो हमारा असल जो रुकू है वो कमर और मोहरों को बचाता है। पहली चीज मर्ज पे नजर, दूसरी चीज एहतियात। एहतियात, कमर, जोड़ों और पट्ठों के मरीज हमेशा
एसी से बनते हैं, गाड़ी का एसी या घरों का एसी। और किसी सख्त काम के बाद फौरन ठंडा पानी पीना, बर्फ का पानी पीना। कितने मुल्क ऐसे हैं जिनके अवाम कभी ठंडा पानी नहीं पीते, आप ये देखें। कितने मुल्क ऐसे हैं, सिर्फ चीन नहीं, कितने मुल्क ऐसे हैं जिनके अवाम कभी ठंडा पानी नहीं पीते। जो हमारे यहां यखवस्ता पानी है, बिल्कुल नहीं पीते। उनकी जिंदगी में सेहत है, उनके जोड़, उनके पट्टे और उनकी अमूमी उम्र। कितने मुल्क ऐसे हैं उनकी अमूमी उम्र जो है, आम उम्र बंदों की 80, 90, 85, 100 साल है आम। उनके यहां बहरान है कि हमारे यहां बंदे मर नहीं रहे। उनके मुताबिक हमारा बजट मुतासर हो रहा है मुल्क का, कि हमारे मुल्क में उम्रें लंबी हैं। कुछ एहतियातें ऐसी हैं। हमारे यहाँ वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाग में एक शख्स आता था, मजदूरी करता था, उसको जिन कहते थे। पता नहीं कैसे काम करता था और सख्त से सख्त काम करता था। उसने ना साथ अपने चादर के 2 रोटियां और इतना सा गुड़ बांधा हुआ होता था। पहले पानी पी लेता था, खाने के दरमियान और बाद में कभी पानी नहीं पीता था। ये साइंस का राज है, ये तिब का राज है, लेकिन ये राज देखा उस पे है। वो कहते हैं दरमियान में, और अगर मजबूरी है, निवाला अटक गया है तो हल्का सा पी लें। खाने के 2 घंटे के बाद जिसने भी पानी पिया वो सेहतमंद जिंदगी कभी नहीं गुजार सकता। फिर वो गुड़ से रोटी खाता था। जो शख्स खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लेगा, कभी पेट नहीं बढ़ेगा, कभी शुगर नहीं होगी, कभी हाई ब्लड प्रेशर, कभी भी हेपेटाइटिस और जोड़ों, कमर और पट्टों का दर्द नहीं होगा, और अपने निजाम में कभी कमजोर नहीं होगा, जिस्मानी और अज़दवाजी निजाम में कभी कमजोर नहीं होगा। खाने के बाद गुड़ खा लेना, और गुड़ देसी गुड़ हो, याद रखिएगा। किशमिश, सौगी, मेवा जितना सफेद होता जाएगा समझ लें केमिकल से धोया हुआ है। जितना खूबसूरत होता जाएगा और जितना मैला होता जाएगा समझ लें ये ओरिजिनल है, देसी है, सेहतमंद है। इसी तरह गुड़ जितना सफेद होता जाएगा समझ लें कि इसमें केमिकल की मार है, और गुड़ जितना मैला होता जाएगा और पुराना होता जाएगा समझ लें कि सेहतमंद जिंदगी इसी में है। गुड़ खाना ही छोड़ गया। अब गुड़ की तरफ हमारी वापसी है। बड़ी बड़ी जो महफिलें होती हैं उसमें गुड़ के चावल बड़े शौक से पेश किए जाते हैं, गुड़ की चाय बड़े शौक से पेश किया जाता है, गुड़ छोटा छोटा तवाज़ुन के तौर पे पेश किया जाता है। वापस पलट रही है दुनिया, बहुत ज्यादा मुतासिर होने के बाद दुनिया वापस पलट रही है। ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि कमर के लिए, मोहरों के लिए, पट्टों के लिए, आसाब के लिए। मैंने उस मजदूर को जिसको जिन कह रहा था, मैंने कभी थकते नहीं देखा, और कहता था मेरा राज गुड़ है, मैं गुड़ खाता हूं बस। हम तो गुड़ से भी गए, हम तो दूध से भी गए। वहां मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा में एक साहब मुझसे कहने लगे, वो इंडिया के थे, कहने लगे मैं गांव में गया तो वो चाय ले आए, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी भैंसें दूध नहीं देती? चाय पी ले कोई हर्ज नहीं, लेकिन जिंदगी का मामूल ना बनाए, कभी पीने में क्या हर्ज है। गुड़ हमारी जिंदगी से गया और देसी ग़िज़ाएं हमारी जिंदगी से गई, और मसनूई ग़िज़ाएं अपनी जिंदगी में ऐसी दाखिल की कि बस। और फिर नक्स क्या हुआ? एक तो जिस्म को हम खोखला करते गए मसनूई ग़िज़ाओं से, उनमें ग़िज़ायत तो कुछ नहीं होती, और देसी ग़िज़ाएं, सादा ग़िज़ाएं वो हमारी जिंदगी में दाखिल ना हुई। और दूसरा जुर्म ये किया कि फोम पे सोना शुरू कर दिया, फोम पे बैठना शुरू कर दिया, और फोम की जिंदगी में हमने अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। उसने हमारे जिस्म को निचोड़ दिया। एक साहब को समझ नहीं आ रही थी इस बात की। मैंने उससे कहा, मैंने कैसे कर, फोम को काट के ना उसकी पट्टी किसी जिस्म के हिस्से पे बांध ले, जैसे पट्टी बांधते, जोर से बांध ले और 3 दिन बांधे रख। 3 दिन के बाद मुझे बताना। उसने फोम की शीट ली, आपने जिस्म में बांधी, गालिबन उसने टांग में बांधी, और 3 दिन बांधे रख। 3 दिन के बाद मैंने कहा मेरे सामने आके पट्टी खोलना। मेरे सामने आया, पट्टी खोली, तो मैंने कहा इस फोम को अब तुम देखो कि इसमें कोई तेल है, और उस हिस्से को देखो जहां तूने बांधा था। आप यकीन जानिए उस हिस्से का रंग बदल गया, वो ऐसा पीला हो गया जैसे उसमें से खून और हर चीज निचुड़ गई है, बिल्कुल खत्म हो गई है। और कोई 1.5 महीने के बाद जाके उस जिस्म का हिस्सा अपनी असली हालत में आया, और उसने फोम को चेक किया तो उस फोम ने जिस्म के खून और चर्बी और जिल्द का सारा निचोड़ लिया था। सब कुछ निचोड़ के उसने अपने अंदर डाल लिया था, और सारा कुछ जिस्म से खींच लिया था। जितनी खूबसूरत बेडशीटें बिछानी है बिछा ले, ऊपर जितना खूबसूरत फूलदार जो है निजाम बनाना है बना लें, पर फोम अपना असर रखता है, फोम अपना असर रखता है। हमने बहुत देर नशिस्त पे बैठना है। अगर आपके पास रिवालिंग चेयर है, कोई फोम से भरी कुर्सी है, तो उसमें बैठना है, और यही से बवासीर होती है और इसी से कब्ज होती है। मेरे पास बसों के ड्राइवर, ट्रकों के ड्राइवर,
जो 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 24-24 घंटे चलते हैं, पेट का बढ़ना, कब्ज, बवासीर, गैस, बादी, तबखीर, वो बहुत फकियां, पाउडर, दवाइयां बहुत खाते हैं। और फिर उनकी ग़िज़ा वो होती है जो ट्रकों के अड्डों पे जो है वो मसालादार चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, तेज चीजें बहुत इस्तेमाल होती हैं। ग़िज़ा वो, उधर बैठना एक खतरनाक हालत में। बाज़ अक्लमंद आदमी आपने देखे होंगे, वो सीटों के ऊपर जो है बैद की एक शीट डाल देते हैं, बैद। और बैद वो हो जो बांस का हो, खालिश हो, ये ज़हन नशीन रखें। वरना एक उस आप ऊपर शीट ऐसी डालते हैं, वो भी प्लास्टिक की होती है, रबड़ की होती है, जहर के ऊपर जहर। हमारी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने खुद अपने ऊपर मुसल्लत की हुई हैं, हुकूमतों का कसूर नहीं है, ये तो हमारा कसूर है। फिर हमसे एक चीज और गई, पहले कच्चा अंडा इस्तेमाल होता था। एक हमारे मुखलिस हैं, वो कहने लगे मेरे दांत हिलना शुरू हो गए। अब उसका वाहिद हल यह है कि दांतों पे तार लगवाएं या सारे दांत निकलवा के एक मसनूई दांत लगवाएं। एक दांत हिला, दूसरा हिला, तीसरा हिला, और हिलना शुरू हो गए दांत। परेशान कुन बात, बहुत इस इलाज वगैरह किया, उसके लिए दर्द की चीजों की गोलियां, कुछ ना हुआ। किसी ने मुझे टोटका बताया कि एक कच्चा अंडा लेके मुंह में डाल के पी जा, 40 दिन कर ले। कहा कि 40 दिन करके आज साल हो गया है, मेरे दांत फिर नहीं हिले और मैं ठीक ठाक हूं। अगर आप कमर, जोड़ों और मुंह की तकलीफ में बहुत ज्यादा मुब्तला है, एक दूध का कप लीजिए, आप प्याला ले लें, गर्म दूध हो, उबला हो, खालिस दूध हो, उसमें एक अंडा डालिए। अगर देसी मिल जाए और वाकई देसी है तो सुभान अल्लाह, और उसमें शहद डाल दीजिए। दूध हो, अंडा हो और शहद हो, बस। अब ये मिक्स करें, मिलाएं, यानी एक अंडा, एक बड़ा चम्मच शहद उसमें डालें और खूब मिलाएं, इसको घोंट घोंट पिए। हमारे एक पुराने जानने वाले थे, तजर्बात के वो समझ लें कि प्रिंसिपल थे, तजर्बात के प्रिंसिपल थे। मैंने उनका नाम रखा हुआ था तजर्बात के प्रिंसिपल। बहुत तजर्बात थे, उनके मुशाहिदे की नजर बहुत तेज थी और कमाल की बातें करते थे। मुझसे कहने लगे हकीम साहब आपको पता है कि मर्द कब बुरा होता है? मैंने कहा नहीं। कहा जब अंडा, दूध और शहद छोड़ता है, मर्द बुरा हो जाता है, खत्म हो जाता है। मैं उसकी बात सुन के हैरान हुआ, बहुत पुरानी बात है। फिर मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया, और जिसने भी किया कहने लगे ये पुरानी रीत रिवायतें थी हमारे बड़ों की, हमने छोड़ी और हम कहां से कहां घूम गए और गुम हो गए। और वाकई इसी तरह ये टोटका जोड़ों का इलाज है, कमर का इलाज है, पट्टों का इलाज है और मोहरों का इलाज है। ये छोटा सा टोटका तो है। मुझे याद है कि मेरी नानी अम्मा की बड़ी बहन के शौहर थे, उन्हें हम नाना कहते थे, बहुत बूढ़े थे। वो बुढ़ापे में अंडे पी लेते थे, एक अंडा पी लिया, दूसरा पी लिया, तीसरा पी लिया, चौथा पी लिया। हम हैरान होते थे कि नाना क्या कर रहे हैं, बिल्कुल कमजोर बूढ़े। और फिर मैंने उनकी जिंदगी में उस अंडे के बाद फिर देखा कि दूध का एक प्याला पी लेते थे गर्म, उसमें शहद मिला के। वो दिन और रात में कुरान खत्म करते थे और मेहनत करते थे। उनकी नजर भी ठीक थी, उनकी याददाश्त भी ठीक थी। वो उस वक्त मैं बच्चा था, मैं बच्चा था, तो उस वक्त वो 90 से ऊपर के थे, उससे भी ज्यादा वो 90 से ऊपर के थे। वो कुरान पाक पढ़ते थे और उस वक्त मैंने देखा कि उनका कुरान पाक बोसीदा हो गया था। पता चला कि इनकी जिंदगी में कई कुरान पाक बोसीदा हो गए हैं, फट गए हैं, शहीद हो गए हैं। क्यों? इतना ज्यादा पढ़ते हैं। और उनकी ग़िज़ा यही थी, वो सर्दी हो या गर्मी। लेकिन आपसे कस करूंगा क्योंकि आप आदी नहीं हैं, आप एक एक अंडा करके लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके अपने जिस्म को इसका आदी बनाइए। हम सहरा में गए तो जब सहरा में गए तो वहां वो गाय का दूध ले आए। मैंने एक साहब से कहा कि मैंने कहा गाय का दूध पी लें आप। तो मुझसे कहने लगे कि आपको इल्म तो है, मैंने आज तक दूध नहीं पिया। मैंने कहा मुझे तो इल्म नहीं, आप पहले कहां बता रहे हैं आपको इल्म, कैसे इल्म है? मुझसे कहने लगे कि मैंने गाय का दूध नहीं पिया, अगर पीऊंगा तो मुझे दस्त मोशन शुरू हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने चंद घूंट पी लिए, थोड़ी देर हुई, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। मैंने कहा क्या बात है? कहा कि यही आके आपके साथ रह के कुछ फितरी जिंदगी, फितरी ग़िज़ाएं और फितरी चीजों को हमने इस्तेमाल करना सीखा। हमारे माँ बाप ने कभी हमें सिखाया ही कुछ नहीं। हमारे माँ बाप ने हमें यह जिंदगी की तरबियत ही नहीं दी। जो जमाने में हवा उठी है खिलाने पिलाने की, माँ बाप ने भी वही खिलाया पिलाया। जो जमाने का रिवाज है, माँ बाप भी वही चलते हैं। तो मैं अर्ज करूंगा कि आप पहले एक अंडा, एक कप दूध और एक थोड़ा सा शहद, उसको मामूल में ले आए, उसको मामूल में ले आए। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप, क्योंकि मैंने नाना की जिंदगी में देखा, शायद उनका तो सारी जिंदगी का ये निजाम था। उन्होंने मुर्गियां आपकी रखी हुई थी और मुर्गियां अंडा देती थी, और बाज़ वक़्त शोर शराबा भी होता था कि फलां जो है अंडा चुरा के ले गया। तो उनकी तो अंडे खाने का मिजाज था, उनकी तबीयत का हिस्सा बन गया था। फिर उनके लिए गर्मी सर्दी कुछ नहीं थी।
फिर उनका एक उम्र का हिस्सा था। हल, अंडा, दूध और शहद। अंडा, दूध और शहद, ये आपकी जिंदगी में हैरत अंगेज रिजल्ट रखते हैं, नताज रखते हैं। किस मामले में? कमर के मामले में, मोहरों के मामले में, पट्ठों के मामले में, आसाब के मामले में। इसको जरूर अपने साथ शामिल कीजिए। एक और चीज अर्ज करूंगा जो कि कमर, मोहरों और जोड़ों के लिए निहायत लाजवाब है, वो है हल्दी और दालचीनी। बस हम वजन, हल्दी और दालचीनी। हल्दी पीसी हुई ना ले कभी भी, बगैर पीसी लीजिए, और दालचीनी भी। इनको हम वजन 50-50 ग्राम ले लें, हम वजन बारीक पीस लें, और हम वजन बारीक पीस कर अब इसका 1 चम्मच या आधा चम्मच मुंह में डाल के ऊपर से पानी पी लें। शहद में, मैं तो अक्सर शहद में मिला के इस्तेमाल कराता हूं, बल्कि मैं तो शहद में मिला के डब्बों में बंद करा के रख देता हूं। मसलन 50 ग्राम हल्दी है, 50 ग्राम दालचीनी है, तो उसमें 1 पाव आप शहद डाल दीजिए, 250 ग्राम, और शहद डाल के इसको मिक्स कर लें, रख दें। अब जब भी इस्तेमाल करना हो कि 2-3 दफा चम्मच से इसको हिला के आप 1 चम्मच बड़ा या छोटा सुबह, दोपहर, शाम या सुबह शाम ले लें। पहले तबीयत के मुताबिक आधा चम्मच ले लें, फिर आधे से कुछ ज्यादा कर लें, फिर 1 चम्मच कर लें, तबीयत के मुताबिक। ये चीज बहुत जबरदस्त है जोड़ों के लिए, कमर के लिए, मोहरों के लिए, और डिस्क के मसाइल, कमर के मसाइल और जोड़ों के मसाइल के लिए, और पट्ठों के खिंचाव के लिए बहुत कमाल चीज है। चोट के लिए हल्दी का इस्तेमाल होता है, जोड़ों के लिए हल्दी का इस्तेमाल बहुत पुरानी रिवायत है। हामला औरत को इससे पहले हल्दी ही इस्तेमाल कराते थे, उसके लिए बाकायदा कुछ चीजें बनती थी जिसमें हल्दी का इस्तेमाल होता था, और उसका नफा और फायदा यह होता था कि हामला औरत दूसरे तीसरे दिन घर का सारा काम करती थी, और पहले दिन घर का सारा काम करती थी, और जिस्म साथ देता था, और हर साल बच्चा, लेकिन जिस्म साथ दे रहा होता था। वो पुरानी रिवायती गिज़ाएं, वो पुरानी रिवायती दवाएं, वो पुरानी रिवायती चीजें जो हमारी जिंदगी में शामिल हुई तो जिस्म सेहतमंद हो गया और तंदुरुस्त हो गया। और हैरत अंगेज तौर पर छोटे छोटे टोटके हैं, छोटे छोटे टोटके हैं, लेकिन इन छोटे टोटकों में जिंदगी भी है, सेहत भी है, तंदुरुस्ती भी है और शिफा भी है। इन छोटे टोटकों में जिंदगी भी है, सेहत भी है, तंदुरुस्ती भी है और शिफा भी है। इन छोटे टोटकों पे खुद नजर रखें, और इन छोटे टोटकों पे खुद तवज्जो करें, और इन छोटे टोटकों पे खुद ध्यान दें। यकीन जानिए एहसास होगा कि हम ये कहां छोड़ गए। एक और टोटका बताता हूं, छोटा सा है, जो आपको अगर कर लें तो आपको बहुत फायदा होगा। जब भी आटा गूंदें तो उसमें अजवाइन और सफेद जीरा डाल दें, और उसी में रोटी में पक जाए। एक तो रोटी का जायका जबरदस्त होगा, दूसरा वो रोटी हजम होगी, खाना हजम होगा और बेहतरीन हजम होगा, और तीसरा ये रोटी जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, मोहरों के और कमर के मसाइल के लिए बहुत जबरदस्त। ये रोटी बहुत कमाल है, इस रोटी की बहुत ज्यादा तासीर है। क्या सुनिए, आटा गूंदते हुए खुश्क आटे में पहले से अजवाइन और सफेद जीरा, और एक चीज मैं दरमियान में और भूल गया था, वो है कलवंजी। ये तीनों चीजें आप चाहे मिक्स करके हम वजन ले लें और मिला के रख लें, और इसकी चुटकी या चम्मच हस्ब तबीयत वो आटे में आप मिला दीजिए, और आटे में मिलाने के बाद फिर उस आटे को गूंथ लें और उसकी रोटी पकाएं। इस रोटी को खा के देखें, और इस रोटी की तासीर देखें, और इस रोटी का कमाल देखें। आपकी तबीयत में एक चीज खुद उतरेगी कि आप कहेंगे कि कमाल है, ये रोटी क्या है, ये रोटी क्या है, और इसके अंदर क्या तासीर है, और इसके अंदर क्या कमाल है। मैंने बेशुमार लोगों को बताई। मैं आपको जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूं, ये वो तजर्बात हैं, ये वो मुशाहिदात हैं जो एक पे नहीं, सैकड़ों पे नहीं, बल्कि उससे ज्यादा लोगों में आजमाए हुए हैं, और जिसने भी कुछ अर्सा, कुछ दिन, कुछ हफ्ते ये किया, उसको फायदा हुआ, उसको नफा हुआ। ये फायदेमंद चीजें हैं, ये नफामंद चीजें हैं, जो बज़ाहिर हमारी जिंदगी में कोई हैसियत नहीं रखती। हल्दी तो जिस्म की जान है, हल्दी तो जिस्म की जान है, हल्दी जिस्म की जान है। क्यों? हल्दी वो चीज है जो जमीन के अंदर है, रूट है, जड़ है, तो जड़ को मजबूत करती है। आज मैं आपको तिब का एक उसूल बताता हूं। हर वो दवा जो जमीन से बाहर होगी उसकी तासीर और होगी, हर वो दवा जो जमीन के अंदर होगी प्रवेश पाएगी। जैसे हल्दी है, हल्दी जड़ है, इस तरह की और बेशुमार दवाएं हैं जो जमीन के अंदर है, और वहीं से वो प्रवेश पाती हैं, वहीं तैयारी होती है। उनकी ताकत और है जो जमीन के अंदर ढकी हुई है, जो जमीन के अंदर पोशीदा है। उनको बाहर की हवाएं नहीं लगी, बाहर की फजाएं नहीं लगी, मिट्टी ने उन्हें सींचा है, मिट्टी ने उन्हें संवारा है, संभाला है, और कुदरत ने उन्हें वहीं बनाया है। उसकी तासीर और है, उसका कमाल और है। ये छोटी सी बात है, यही चीज हल्दी में है। हल्दी जमीन के अंदर होती है, उसको खोद के बाहर निकालते हैं, वो बहुत जबरदस्त चीज है। अपने खाने में अमूमी, अपने घर की हंडिया सालन में अमूमी
हल्दी इस्तेमाल करें, लेकिन फिर आज करूंगा खुद पीसिएगा। हल्दी इस्तेमाल करें और हल्दी का इस्तेमाल अपनी जिंदगी का साथी बनाएं। मैं कभी वक्त हुआ तो आपको हल्दी के तजर्बात बताऊंगा कि हल्दी का इस्तेमाल कहां कैंसर से और कहां बड़ी बड़ी जिगर की हेपेटाइटिस और कहां कमर जोड़ पट्टों और कहां दिल की बीमारियां और कहां जल्दी बीमारियां और इंसान को और कहां वक्त बुढ़ापा, कहां कहां ये हल्दी हमें रोकती है।